कितनी बड़ी संख्या में हजारों लोग जो हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर की तरफ मार्च कर रहे हैं। तो हम लोग अपना घर जा रहे हैं सर, तो इसमें पुलिस वाले फिर क्यों रोक रहा है? यहाँ पर बैठाए हुए रखे हैं कि लाइन में लगे रहिए, टिकट को अपने बताया जाएगा। कोई गलत एक इन्फॉर्मेशन आ गई थी आज, उसके कारण लोग व्यवस्था भी नहीं दे रहा है, हम लोगों को गुमराह करके रखा है। डेली लाठीचार्ज हो रहा, डेली लाठीचार्ज हो रहा। सर ये सारा सर प्रशासन की भी कमी है और यहाँ के सरकार की भी कमी है। हम लोग की परेशानी और हम लोग की दर्द समझ नहीं रहे वो लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। आपने देखा ही कि किस तरह से मुंबई के बांद्रा में, भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर या फिर दिल्ली या फिर यमुनानगर हरियाणा के मजदूर किस तरह से बेसब्र हो रहे हैं और वो घर जाने के लिए परेशान हैं। इनकी परेशानी का एक कारण है, इनकी पहचान में से एक नई पहचान गढ़ी गई है, वो है रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड मजदूर की। रजिस्टर्ड वो मजदूर वो है जो रेलवे की ट्रेन से जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराता है और उसमें से भी दो कैटेगरी हैं। एक वो मजदूर है जो रजिस्टर्ड है लेकिन उसका नंबर आ गया है जाने के लिए, एक वो मजदूर है जो रजिस्टर्ड है मगर उसका नंबर नहीं आया। तो दो कैटेगरी इधर हो गई रजिस्टर्ड में, एक रजिस्टर्ड एक नॉन रजिस्टर्ड की कैटेगरी बनाई गई है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि रेलवे हर दिन 3 करोड़ यात्रियों को ढोती है, 6000 ट्रेनें चलाकर। इस महकमा मंत्रालय के पास क्षमता कितनी विशाल है और ये अपनी दैनिक क्षमता का 6 से 7% तक ही लोगों को पहुंचा रही है। यानी 1 मई से लेकर 19 मई तक रेलवे ने जो सूचना दी है कि 20 लाख से कुछ अधिक मजदूर पहुंचाए गए हैं और पहुंचाए भी जा रहे हैं। तो आप समझिए कि प्रक्रियाओं के नाम पर कितना उलझाया गया है। वैसे भी अगर आप टिकट कटाते हैं तो गंतव्य, यानी अगर आप दिल्ली से पटना का कटाएं तो पटना में उसका डिटेल होता है कि वहां से कोई यात्री आने वाला है, तो ये रजिस्ट्रेशन यहां से लेके वहां देना और एक तरह से जो प्रक्रिया बनाई गई है उन्हें लगता होगा कि बेहतर है, मगर निश्चित रूप से इससे बेहतर प्रक्रिया हो सकती थी। मजदूरों के स्वाभिमान पर निरंतर हमले होते जा रहे हैं। हापुड़ से आए इस वीडियो को देखिए। इन मजदूरों की खता सिर्फ इतनी थी कि ये पैदल चल रहे थे पटरी के किनारे और चेहरे पर मास्क नहीं था। अब मास्क एक नया जरिया बनता चला जा रहा है किसी गरीब को पीट देने का। तालाबंदी का पालन कितने लोगों ने तोड़ा है, उसका पालन नहीं किया है। लेकिन क्या सबके साथ लाठियों से बर्ताव हो रहा है? लेकिन यहां पुलिस ने यह काम किया कि इन मजदूरों से कहा कि आपने मास्क नहीं पहना है तो आप सड़क पर, तपती सड़क पर इस तरह से रोल करें, लौटते हुए चलें। इस तरह की अमानवीय दृश्य लगातार हमारे सामने आती जा रही है। सिपाही और होमगार्ड को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक हम समझ नहीं पा रहे कि ये मजदूर हमारे अपने हैं। इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। कम से कम हापुड़ की पुलिस को आगरा सदर की पुलिस से सबक लेनी चाहिए कि जिसने मजदूरों के नंगे पांव के लिए स्टॉल लगाए हैं और वहां पर चप्पलों का इंतजाम किया है। लेकिन यह दृश्य देखिए, अगर दुनिया में यह तस्वीर जा रही है, लोग क्या कहेंगे? इतने दिनों के बाद सिस्टम में सतर्कता आनी चाहिए थी और मानवीयता आनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त अहंकार का परचम लहरा रहा है। घमंड सनक के पार चला गया है कि हमको कोई कुछ नहीं कर सकता, हम इन मजदूरों के साथ चाहे जो कर लें, हम राजनीतिक, भावनात्मक, हर तरह से सुरक्षित सिस्टम हैं। और यही नहीं, अब हम आपको अमरोहा की एक घटना बताते हैं। जब पैदल चलने की खबरें आई तो इन दृश्यों से तकलीफ होने लगी तो पुलिस लगा दिया गया। मजदूरों की यही शिकायत थी कि हर जगह आप पुलिस लगाकर हमें पिटवाते हैं, हम भूखे हैं, लाठी क्यों चलती है। 2 मजदूर संजीव और प्यारे लाल पुलिस की नजर से बचने के लिए गंगा पुल से अमरोहा में कूद गए
और पानी में गिरने के बजाय पुल के नीचे के चौड़े खंभे से टकरा गए। संजीव की मौत हो गई। प्यारे लाल की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। ये हालत हम पहुंच गए। आपको एक और मजदूर की कहानी मैं बताना चाहता हूं ताकि पता चले कि लगातार कवरेज के बाद भी सिस्टम में मानवीयता या करुणा नहीं आई है। ये महाराष्ट्र की कहानी है। सुरगी महतो पैदल जा रहे थे बिहार, बेहोश होकर गिर गए तो यूथ फॉर पीपुल्स नाम की संस्था ने इन्हें उठाया और एक अस्पताल, एम्बुलेंस में भरकर एक अस्पताल की तरह रवाना कर दिया। अस्पताल में जब पता किया इन संगठनों ने तो पता चला कि सुरगी महतो नाम का कोई व्यक्ति नहीं। तो इनकी हालत खराब हो गई कि हमने जिसे एम्बुलेंस से भेजा था वो गया कहां। तो जब ढूंढते ढूंढते अस्पताल के परिसर के आसपास पहुंचे तो सुरगी महतो फुटपाथ पर मिले। सुरगी महतो ने कहा कि अस्पताल वालों ने कहा कि फॉर्म भरिए, उनका यहां पर अब कोई ठिकाना नहीं, कोई है नहीं नातेदार, तो बाहर जाने के लिए कह दिया। ये हम अपने देश के इन मजदूरों के साथ बर्ताव कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि ये छोटी कहानियां हैं, बाकी तरफ सफलता की हरियाली लहलहा रही है और हम कहीं से खोज कर इसे दिखा रहे हैं। ये सब सच्ची कहानियां हैं और इन कहानियों के सामने सफलता की जो प्रोपेगेंडा रचा गया है, जिसे मैं प्रोपेगेंडा कहता हूं, वो बहुत छोटी संख्या है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ। अभिषेक, आप बताइए जरा क्रम से दर्शकों को कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर इनके सामने किस तरह की दिक्कतें आती हैं। प्रशासन कह देता है कि गलत सूचना पर आ गए, पर आप सही सूचना क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं इन लोगों तक, और कितने घंटे से ये इंतजार कर रहे हैं। आप दूसरी बार इस जगह पर हैं, क्यों हैं, और आप थोड़ा अपना अनुभव दर्शकों को बताइए। देखिए, जिनको लोगों को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वो ये आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड जा रहा है जो रजिस्टर्ड है, जिसके बारे में आप पहले बता रहे थे। जो गाड़ियां हैं वो 220 गाड़ियां कुल जमा सेंट्रल रेलवे ने चलाई हैं अब तक। 220 गाड़ियों का मतलब मोटे तौर पर आप मान लें तकरीबन 3 लाख लोग जो है सेंट्रल रेलवे ने। ये मैं आपको स्टेशन के अंदर का बता देता हूँ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा कि तकलीफ़ क्या है और क्यों। ये अंदर हमको इजाज़त नहीं है। आप देखिए बहुत सारी आपको अंदर भी लाइनें दिखाई दे रही होंगी। ये लंबी लंबी लाइनें हैं। बाहर मैं आपको एक लाइन और दिखा देता हूँ जो और दूसरी लाइनें हैं। ये जिसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, या जिसके बदले में हम लोगों का कहा जाता है कि ये हमारी ताकत है। ये जो फैक्ट्रियाँ चाइना से लानी है या कहीं से भी लानी है, वो किन के भरोसे होना है? वो इन लोगों के भरोसे होना था जो मायूस हैं और सारे लोग। ये जो आप बसों की लंबी लाइन देख रहे हैं रवीश, इनमें दरअसल भर भर के लाया जा रहा है। और ये इस तरफ, ये एक तरीके से ऐसा सिलसिला है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं उनकी कैपेसिटीज़ पूरी करने के बावजूद, गाड़ियों के इतने सारी गाड़ियाँ चलाने के बावजूद भी जो मुश्किल आ रही है वो ये है कि लोगों के नंबर्स कम नहीं हो रहे। लोगों का भरोसा जैसे उठना होता है, मेरा आपके जो सवाल है उस पर आता हूँ कि लोगों का भरोसा उठ चुका है। लोग किसी भी कीमत पर शहर में रहने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम कुछ हो जाए हम अपने गांव चले जाएंगे। मैंने उनसे पूछा भी कि वहाँ पे आप खाएंगे क्या? यहाँ पे आपको 2 पैसे ज़्यादा मिलते हैं, आप ज़रा यहाँ पे रुक जाइए, आपको हो सकता है कि ये वक्त है निकल जाएगा। उनका कहना है नहीं, हम अब कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ नहीं रहना चाहते। तो ये जो हालात बनाए गए, वो हालात इस तरीके के हो चुके हैं कि अब ये लोग रहना नहीं चाहते यहाँ पे। सरकार इनके लिए कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि आप अगर इनको खाना नहीं देंगे, आप इनके लिए अगर इंतज़ाम भी नहीं करेंगे कि ये एक और बस आई है। इस सब के बीच में मैं आपको ये कमेंट्री भी देते हुए चलता हूँ रवीश, कि ऐसी सैकड़ों गाड़ियाँ लगातार यहाँ पे आ रही हैं और अलग अलग स्टेशंस पे आ रही हैं, और इनमें कैसे सोशल डिस्टेंस होगा। आप समझिए कि जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि बिहार और यूपी की सरकारों को अब ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने जो कम विकास किया या जो असंतुलित विकास था, उसकी कीमत पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा चुकाएगा वो मजदूर चुकाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग अब जब जाएंगे तो इनमें से हो सकता है कि बहुत सारे लोग संक्रमित हों, और ये जो संक्रमण है वो संक्रमण वहाँ पे किस तरीके के चैलेंजेस होंगे, चुनौतियाँ होंगी, क्योंकि उनके यहाँ पे क्या है ये हमें नहीं पता है। क्योंकि मैं मुंबई का तो कम से कम बता सकता हूँ कि मुंबई ने थोड़े बहुत तो इंतज़ाम किए थे। सबसे पहले लॉकडाउन मुंबई शहर ने करने की कोशिश की थी। यहाँ पर कंटेनमेंट जोन खाली हो गए हैं। आप धारावी, कुर्ला, गोवंडी जैसे जो पॉकेट्स हैं, अगर आप वो लगातार खाली कर रहे हैं, आप देखिए इस बस से
ये अभी बस आई है, इसकी ये खाली हो रही है, इसके बाद आपको आदमी आदमी नजर आएगा। कहाँ सोशल डिस्टेंस होगा, कहाँ लोग यहाँ पे ऐसे में रहेंगे, अंदर कैसे रहेंगे? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हम सारी शरद के पास अभिषेक जाना चाहते हैं जी। वो चली गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमने वो बैंक के बाहर ही सबसे पहले सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी, देह से दूरी की धज्जियां उड़ा दी। हम इस महामारी का अपनी नाकामी जो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो जैसे कोई डूबता है तो और ज्यादा पानी पीने लगता है वो जी। संक्षेप में मुझे शरद और सौरभ के पास जाना। हाँ अभिषेक, चाहता हूँ कि जी मैं बस आखिरी बात कहना चाहता था, वो ये कि मुंबई ने पूरे देश को पहला सिम्टम दिया था, कि संकेत दिया था कि मजदूर के अंदर बेचैनी कितनी है। आपको पता होगा बैंडा ईस्ट पे लाठीचार्ज हुआ था और मैं भी वहाँ पे मौजूद था। वो 2 महीने पहले की वारदात है, जब लोगों ने आके सड़क पर आके कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं, आप प्लीज़ रुक जाइए, मतलब हमको जाने दीजिए। और ये जो पूरा माहौल था, इस पूरे माहौल में आपने उनको क्या नाम दिया? आपने बोला कि ये स्टेज मैनेज्ड लोग हैं, जो लोग एक किसी धार्मिक स्थल से उनको चुनौती बुलाया जा रहा है, इस वजह से ये स्टेज मैनेज्ड है। वो पहला संकेत था जब सरकारों को सचेत होना चाहिए था, लेकिन आपने उसको कुछ लोगों ने उसको एक दूसरा टर्न दे दिया और वहां से लेकर अब तक के जरिए उसका सांप्रदायिकरण करने का खेल खेला गया। मैं समझ गया अभिषेक, जो आप कह रहे हैं कि वो बांद्रा की घटना के पीछे की मस्जिद दिखाकर जो व्हाट्सएप मीम पर भरोसा करने वाली जनता है, उसके दिमाग में ये धारणा फैलाई गई कि एक धर्म विशेष के लोगों का प्रदर्शन है और एक राजनीतिक लोगों के समर्थन का प्रदर्शन है। मगर ये सब उनके ही अपने गांव घर के लोग हैं, जो आप कह रहे हैं कैंटोनमेंट जोन के लोग वहां पर जा रहे हैं। मतलब वो जोन जहां पर संक्रमण फैला होता है, वहां के लोग अगर दूसरी जगह जा रहे हैं, जो कायदे से वहां के लोगों को निकलने नहीं दिया जाता है, तो सोचिए ये एक अलग खतरा है। पर शरद, आप मुझे बताएं कि दिल्ली में इतनी भीड़ बिल्कुल 24, 25 मार्च, 26 मार्च की तरह गाजीपुर बॉर्डर पर क्यों है? देखिए, बड़ा कारण यही है कि कोई भी जो है, ये लोग जितने भी सड़क पर आ रहे हैं, एक तो इनका सिस्टम पे भरोसा नहीं है और इनसे जितना कहा जा रहा है, भले ही हम कह लें कि अब तो लॉकडाउन खुल गया है, हालात ठीक हो रहे हैं, आप अपने घर पे रहिए या आपका काम धंधा शुरू होने वाला है, तो सच बात यह है कि भरोसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, व्यवस्था जो है इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि अवस्था है। अवस्था का मतलब यह है कि अगर ये अवस्था हो तो ऐसे कर लिया जाए, अगर ये अवस्था हो तो वैसा कर लिया जाए। आप ये देखिए कि जो दिल्ली के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं, पहली बात तो इस बॉर्डर पर जो लोग आए वो इस उम्मीद में आए कि उनको यूपी में अपने गृह जिलों में जाना है या बिहार में जाना है, तो बॉर्डर पर उनको रोका जा रहा है। मैंने एक अधिकारी से पूछा, नाम नहीं उसका कहना चाहूंगा, उनसे पूछा मैंने कि कुछ इनके लिए इंतजाम किया है, तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि सारा इंतजाम गाजियाबाद ही करेगा क्या, दिल्ली इंतजाम नहीं करेगा क्या। तो अब दिक्कत यह है कि दिल्ली से पूछा गया, मैंने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछा, तो उनका एक कहना था कि जो गाइडलाइंस है केंद्रीय गृह मंत्रालय की, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो ये कहती हैं कि जब तक जिस राज्य में मजदूरों को या प्रवासियों को भेजना है, जब तक वहां की सहमति नहीं होगी, तब तक जो है उनको ट्रेन या बस से नहीं भेजा जा सकता। तो जो लोग शेल्टर होम में भी आ रहे हैं, इस उम्मीद में आ रहे हैं कि उनको भेजा जाएगा। तो शरद, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मजदूर जो आप जिनसे बात कर रहे हैं, सर मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन मजदूरों से आप बात कर रहे हैं, उनका भरोसा क्यों नहीं है? जो खाने का इंतजाम किया गया था, वो खाना क्या काफी नहीं है? वो अपनी परेशानियां किस तरह की बताते हैं? देखिए, खाली मैंने सबसे ये पूछा कि खाने और उसका तो इंतजाम यहाँ पे हो भी जा रहा है, और वो खुद भी बता रहे हैं कि खाने की बात नहीं है। वो घर से निकलते हैं तो रास्ते में यहाँ पर भी अगर बैठे हैं तो खाना तो मिल जा रहा है, लेकिन खाली खाने पर अगर जीवन चल सकता तो बहुत कुछ हो जाता। उनका ये कहना है कि जहां वो रह रहे हैं, मकान मालिक किराया मांग रहा है, कितना भी उसको कह ले रहे हैं, 2 महीने से ज्यादा का जो किराया है वो माफ करने को तैयार नहीं है, तो किराया देना है। जहां वो काम कर रहे हैं वो कंपनी खुल के नहीं दे रही, खुल भी रही है तो वहां पर काम नहीं है। तो जब काम नहीं है तो केवल खाने के सहारे जो है वो मजदूर नहीं चल सकता। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ
खाने वाले लोग नहीं है, अपना है। इनका आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, केवल खाने के ठीक हिसाब है। से ये मैं लोग अब जिंदगी थोड़ा नहीं जी सौरभ रहे। के काम पास चाहिए जाना होता चाहता है, हूं। अपना परिवार चलाना होता सौरभ, है। मुझे जरा आप जी जी बने रहिए, मैं थोड़ा सौरभ के पास जाना चाहता हूं। सौरभ, जरा बताइए कि अमरोहा की जो घटना है और जिस पुल के पास आप मौजूद हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि मजदूर किन हालात में नदी में कूदने के लिए मजबूर हुए और एक मजदूर की जान चली गई। बिल्कुल रवीश, हम इस वक्त उसी ब्रिजघाट पुल पर मौजूद हैं। ये ब्रिजघाट पुल है, गंगा अगर दिख रही हो यहाँ से तो ये गंगा है पीछे, गंगा के उस तरफ हापुड़ और इस तरफ अमरोहा। ये तमाम ये जो मजदूर हैं ये पैदल चलकर आ रहे थे, ये जा रहे थे अमरोहा से, आगे इनको शाहजहांपुर जाना था। इनको यहाँ पर रोक लिया गया और उन्होंने बोला कि आपको अमरोहा में एंटर नहीं करने दिया जाएगा, आप पैदल चल रहे हैं, पैदल वालों को हम जाने नहीं दे रहे हैं, आप उधर जाइए और बस का इंतजार करिए। इन मजदूरों को लगा कि इनकी पत्नियां आगे चली गई हैं किसी गाड़ी से और इनको जाना जरूरी है, तो पुलिस की माने तो ये वापस लौटे और सोमवार की सुबह का वक्त है, अंधेरे में थे, तो उन्होंने इस पुल से इस जगह से नीचे इन्होंने छलांग लगाई। पुलिस का कहना है कि वो इस पुल से इस पुल में आना चाह रहे थे, लेकिन जो परिवार का कहना है कि तो लगा कि जो है सौरभ से हमारा संपर्क टूट गया है। हम ये सौरभ से जानना चाहते हैं, ये बहुत ही दुखद घटना है कि इस तरह से कितने मजदूरों के रोज़ दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें आ रही हैं। हमारा सौरभ से संपर्क टूट गया है। पर शरद, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो किराया वाली जो समस्या है, कितने मजदूरों ने आपको कही होगी कि किराया नहीं देने के कारण उनको घर छोड़ना पड़ रहा है? देखिए, ये तो बहुत से मजदूरों ने मुझे कहा है कि जो उनके मकान मालिक हैं वो पहले तो उन्होंने समझाया, लेकिन अब लगभग 2 महीने हो चुके हैं और मकान मालिक मानने को तैयार नहीं है। सर पे कर्जा चढ़ रहा है और जब आप अपने मकान के अंदर रहते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका जो खाने पीने का खर्चा है वो आप खुद ही उठाते हैं, क्योंकि जब आप शेल्टर होम में रहते हैं तो आमतौर पे आप सरकारी व्यवस्था के मेहमान हो जाते हैं, लेकिन जब अपने घर में रहते हैं तो खर्चा आपको खुद ही उठाना होता है। तो ये समस्या लगभग मान के चलिए कि ये सभी के साथ है ये समस्या। तो लेकिन बात ये भी है कि सरकार ने ये कहा कि कोई किराया ना वसूले, कोई दबाव ना डाले, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जीवनी जो है, जो आजीविका है, वो किराए से ही चल रही है। तो कब तक जो है जो मकान मालिक हैं वो किराया माफ करेंगे? और खाली किराया नहीं है, अगर जहां पर वो काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, अगर वहां पर उनको काम ही नहीं मिलेगा, अगर उनकी आजीविका ही उनको नहीं मिलेगी, तो फिर ये मान के चलिए कि घर इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि आप कमाए ना कमाए आपका खर्चा होता रहता है। तो उस खर्चे से बचने के लिए सारे अपने घर की तरफ जा रहे हैं कि कम से कम घर तो अपना है, किराया तो नहीं ये देना भी होगा। एक बड़ी बात है हो भी गया तो कम से कम अपने घर में ही तो रहेंगे। जी, और यही एक बड़ी बात है कि शरद, जो पैकेज की बात हो रही है, वो पैकेज में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना था। जो मकान मालिक हैं वो जाहिर है कि वो EMI दे रहे हैं, वो कहाँ से देंगे, उनके ऊपर 10 तरह के खर्चे की सीमा है। बहुत लोग ऐसे ही किराया से अपना जीवन चलाते हैं। तो हर चीज़ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, कहीं से कुछ पकड़कर सीधा करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कई लोगों को लगता है कि नहीं नहीं बड़ी कामयाबी मिल रही है। अभी मैंने आपसे संख्या की बात नहीं की है। 24 मार्च को 560 के करीब, 64 के करीब केस थे जब तालाबंदी लगी थी, अब 1 लाख से ज़्यादा हो गया। तो आप बीमारी के मोर्चे पर भी जहां आपको लग रहा है कि बड़ा काम हो रहा है, वहां भी मैं आपको बता रहा हूं कि यह उपलब्धि है कि अब संख्या बढ़ती जा रही है। और क्या आपको पता है? आपको कुछ पता नहीं है। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो क्या आपको पता है कि 11 मई के बाद से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की? जब आपके पास सूचना ही नहीं है तो आप जान क्या रहे हैं? तो आप जान वो रहे हैं जो व्हाट्सएप मीम से आपको बताया गया है और पाकिस्तान का डिबेट आपको दिखाया जा रहा है। ये जो जिंदगी में जो घटनाएं घट रही हैं, इसका दस्तावेज हम तैयार कर रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि अभी ये मजदूर जब गांव पहुंचेंगे तो कुछ दिनों के बाद गांव में क्या होगा। ऐसा नहीं है कि गांव में उनका घर है, मगर खाने पीने का सारा इंतजाम वहां नहीं रखा हुआ है। उसकी अर्थव्यवस्था में, उसके सामाजिक व्यवस्था में एक नए किस्म का तनाव आने वाला है, जिसकी कल्पना अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। वहां तक हम जाना नहीं चाहते हैं और जा सकते थे, लेकिन हमारा अप्रोच ये हो गया है कि हिंदू मुस्लिम का डिबेट खड़ा कर दो और इन सब समस्याओं से बच जाओ।
आप बच सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन इसी तरह से ये समस्याएं किसी दिन सड़क पर आ जाएंगी, भोपाल स्टेशन के बाहर आ जाएंगी, मुंबई स्टेशन के बाहर आ जाएंगी। ये वक्त है कि इस तरह के फर्जी डिबेट को छोड़कर इसका सहारा ना लिया जाए और जो मूल समस्या है उसका समाधान का प्रयास किया जाए। जिस तरह से राज्यों के बीच में तालमेल का अभाव है, इससे यही लग रहा है कि हम 50-60 दिनों की तालाबंदी के बाद भी एक टीम इंडिया नहीं बना पाए हैं। गृह मंत्रालय से प्रेस रिलीज आती है, अगले दिन तक बहस होती रहती है कि इसमें मेरे लिए क्या है, इसमें मेरे लिए क्या है, फिर क्लैरिफिकेशन आता रहता है। तो अव्यवस्थाओं के नाम पर अगर हम इन सब चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो अभी आप मजदूरों की समस्या देख रहे हैं, अभी आप गाँव में जाकर किसानों की समस्या आपने नहीं देखी है। और इसी दिल्ली में लाखों की संख्या में छात्र रहते हैं जो किराया नहीं दे पा रहे हैं और उन्हें भी मकान मालिक दबाव डाल रहे हैं छोड़ने के लिए, बड़े परेशान हैं। पर किस किस की बात कही जाए इस शहर में। हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देश की बात और करेंगे। ये एक दैनिक दस्तावेज है हमारी नाकामयाबी का। लीजिए ना फ्रूट वगैरह, फ्रूट ले लीजिए सर। अच्छा फ्रेश भाई भैया, सेफ कुछ चाहिए सर? सेफ जर्नी, हैप्पी जर्नी, बी सेफ। खाना ऊपर लेके जाओ, कुछ लेके जाओ। पूरी कॉलोनी में लगभग 300 घर हैं, रोज कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे हैं। रोटी और मतलब सब्जी का सिंपल खाना बनाने का काम किया और हमने सलाह की कि मतलब पेट खराब होने का कम डर रहेगा। हमारे अतिथि भाई हमारे किस तरह चल रहे हैं पैदल, रोते हुए, बिना भोजन के, बिना पानी के। हमको बहुत तकलीफ होती है। बच्चे और लेडीज और मेल सबके लिए स्लीपर्स भी अलग अलग साइजेस में अरेंज करिए। ये आम लोगों की दरिया दिली है। इन एक एक आदमी ने जो मदद करने के लिए अपनी जमा पूंजी का जो खर्च किया है उसका हिसाब किसी बजट में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि जितने लोगों ने अपनी जेब से अपनी गाढ़ी कमाई लोगों के मदद में लगाई है, मुझे भले ना मालूम हो कि वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है, मगर इस वक्त वो दुनिया भर में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम अपने दम पर चला रहे हैं और हम वो इतने हैं कि सबका दिखा भी नहीं सकते। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज के दिन भी कई जगहों पर मजदूरों के साथ दुर्घटनाएं हुई हैं, मौत हुई है। भागलपुर से जो खबर है उसके अनुसार नौगछिया में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर एक हादसा हुआ और उसमें लगभग 9 लोगों की मौत हुई है। और महोबा, दिल्ली से महोबा जा रहे थे और उन लोगों को लगा कि कोई ट्रक है उससे जा सकते हैं, ट्रक पर सवार हो गए, ट्रक पलट गया, 3 महिलाओं की वहां मौत हो गई है। और फिर उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आप देखिए तो एक तरह से पिकअप वैन जो है वो अनियंत्रित हो गया, 2 श्रमिकों की मौत वहीं पर हो गई। फिर सुबह महाराष्ट्र के यवतमाल में मजदूरों को झारखंड ले जा रही एक बस जो है उसमें वो हादसे का शिकार हो गई, 4 मजदूर मारे गए और बड़ी संख्या में मजदूर घायल हुए हैं। हमारे साथ रवीश रंजन जुड़ रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इलाहाबाद में एक प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह थे। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह तालाबंदी के बाद हर दिन लोगों की मदद करने के लिए घर से बाहर निकलते थे। उनका संक्रमण हुआ, उनकी पत्नी चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं कि उन्हें समय के साथ इलाज नहीं हो रहा है, टेस्ट नहीं हो रहा है।
और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह नहीं बच सके। इस दुनिया में बड़े बड़े नेताओं की फर्जी वाहवाइयों में ऐसे लोगों के योगदान की कहानी फुटनोट्स में ज़रूर है, लेकिन वो नेता आने वाले दिनों में फुटनोट्स में जाएंगे अगर इस तरह के मानवीय कार्य करने वाले लोगों को हम सही से सम्मान नहीं देंगे तो। और यही नहीं, कानपुर में भी लोग किस तरह से मदद करते हुए रवीश रंजन ने देखा है। रवीश, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि एक हिस्सा है कि आपने सरकार की नाकामी दिखाई, मजदूरों की परेशानी दिखाई, मगर ये जो लोग मदद के लिए सड़कों पर नजर आ रहे थे, इनसे आपने क्या सुना, क्या जाना, थोड़ा दर्शकों को भी बताइए। जी देखिए रवीश जी, यमुना एक्सप्रेस वे पर मैंने देखा कि जिन किसानों के शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे, वो अपने खेत से कद्दू और अपने घरों से आटा लेकर आए थे और पूड़ी और सब्जी बनवा रहे थे और बाकायदा खिलाने के साथ में बांध कर दे रहे थे लोगों को, श्रमिकों को, कि आगे भैया आप खा लीजिएगा, इसको लेकर जाइए। कई सारी जगहों पर हमने देखा कि रात को, आधी आधी रात को मदद करने वाले लोग सड़कों के किनारे सोए हुए हैं और जैसे ही कोई मजदूर उनको आता जाता दिखता है, वो तुरंत जागते हैं और कहते हैं भैया आप रुको, यहाँ पर पानी पियो, खाना खाओ, फिर आगे बढ़ना, अगर सोना है आपको तो यहीं पर आप सो जाओ। तो इस तरीके के तमाम सारे लोग। कानपुर में हमें एक लेडी दिखी, बुजुर्ग लेडी, जिनकी उम्र जो है वो 60 साल से ऊपर थी। उन्होंने कहा कि जब मैंने देखा कि मजदूरों के पैरों में बोतल की चप्पल है और तपती दोपहरिया में वो जो है वो नंगे पैर जा रहे हैं, तब मैंने सोचा कि अब मुझे घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इन मजदूरों की जिंदगी भी बहुत कीमती है हमारे साथ में। तब वो निकली और बाकायदा अपने आसपास कॉलोनियों में पुराने चप्पल मांगे उन्होंने। पुराने चप्पल मांगने के लिए भी एक जिगर चाहिए। पुराने चप्पल मांग के और फिर वो चौराहे पर उन्होंने उसको लगाए। सैनिटरी पैड उन्होंने खरीदा, सैनिटरी पैड लोगों को दिया, पुराने चप्पल, जिनके पैरों में चप्पलें नहीं थी, चप्पलें पहनाई। तो हर चीज की मदद लोगों को हमने देखा कि लोग सड़क के किनारे करते हुए दिखे हैं और यही बात कहीं ना कहीं भरोसा भी हम लोगों के अंदर पैदा किया। आपने समाज चाहे जितना आपने एक बहुत जरूरी मुद्दा यहाँ पर उठाया है जी, एक सैनिटरी पैड का, जो जब बंदी हुई तो दुकानें बंद हो गई। गांव-गांव में सैनिटरी नैपकिन की कमी हो गई भयंकर, जिसके स्वास्थ्य और सफाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा महिलाओं की। और किसी ने भी नहीं सोचा कि किस तरह से तेजी से इन घरों में बंटवा दिया जाए जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। तो हम परेशानी पैदा कर देते अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि क्या देने से किसको क्या राहत मिलेगी, लेकिन नहीं हो पाया। पर रवीश, मुकेश सिंह सेंगर ने भी कुछ लोगों से मुलाकात की और मुकेश अपना लंच ले जाना साथ में भूल गए थे, तो बाकायदा उनका खाना खाया और मुकेश ने बताया कि वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। सर झुक जाता है ऐसे लोगों की कहानियां सुनकर कि जो इतने ख्याल से, अपनी क्षमता से ज़्यादा लोगों की मदद करने के लिए आए, वो पिघल गए मगर सरकारों का दिल नहीं पिघला। ये मैं दिखाना चाहता हूँ। हम लोग भूखा रहेगी तभी चले गए, लेकिन छोटा बच्चा का कैसा भूखा रहेगी? बच्चे कैसा खाएगा? छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। मेरे साथ हम चलेंगे कोलकाता के पास, बंगाल का जो दीघा है वहाँ पर हमारे सहयोगी मनीष हैं, जहाँ पर अम्पन नाम का एक तूफान आने वाला है, दस्तक देगा और अम्पन का कंपन जो है वो महसूस करने के लिए मनीष हैं। ओवर टू यू मनीष, अब आप विस्तार से बताएं वहाँ के बारे में। रवीश, आपको मालूम है कि जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है वहाँ पर वो अभी अम्पन हो, लेकिन हर साल अब कम से कम 2 ऐसे बड़े तूफान और चक्रवात आते हैं जिससे प्रशासन को जूझना पड़ता है, झेलना पड़ता है और वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ भी ये स्थिति जो है काफी बद से बदतर है, क्योंकि कोरोना की मार से अभी प्रशासन यहाँ पर निपट ही रहा था कि ये तूफानी चक्रवात की खबर आ गई और यहाँ पर कम से कम बंगाल के अंदर जो है
2.5 लाख लोगों से अधिक लोगों को अभी तक जो सुरक्षित जगह है, यानी कि हाई राइज के पास जो है, जो ऊंचे स्थानों पर जो स्कूल है, पंचायत भवन है, वहां पर उनको ले जाया गया है। क्योंकि उड़ीसा हो या बंगाल, प्रशासन का प्रयास यही है कि कम से कम ह्यूमन कैजुअलिटी हो। उड़ीसा ने इसमें बहुत हद तक कामयाबी पाई है, क्योंकि उनके पास में 20 साल का एक तजुर्बा है। 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद उन्होंने काफी कुछ सीखा है। बंगाल में हालांकि उतना अच्छा वेल ड्रिल मशीनरी नहीं है, लेकिन जो एनडीआरएफ के जवान हैं या जो स्टेट एसडीआरएफ के जवान हैं, उनका कहना है कि इस बार कोरोना के कारण जो है उन्हें काफी एहतियात बरतना पड़ रहा है। जिस स्कूल में पहले वो 100 लोगों को रखते थे, अब 40 से 50 से ज्यादा लोगों को वहां नहीं रख सकते हैं। तो अब देखना यह है, अभी फिलहाल यहाँ पर दीघा में बारिश रुकी हुई है, लेकिन आप देख सकते दिखा तो अभी वो दिखने में तो नहीं आएगा, लेकिन हाई टाइड काफी ज्यादा है। और ये जैसे जैसे रात होगा, कल सुबह जो है शायद हम यहाँ पर खड़े रहने की स्थिति में भी ना हो। रवीश जी मनीष, मैं इस जगह से, मेरे पसंदीदा जगहों में से एक है, मेरे एकांत के जगहों में से, और इसका बीच काफ़ी चौड़ा है, मतलब और इतना सपाट है कि आप गाड़ियां दौड़ा सकते हैं। तो इस वक्त मतलब क्या उस इलाके के लोगों को पूरा खाली करा दिया गया है कई किलोमीटर तक का? देखिए रवि, कोरोना के कारण, पूरे लॉकडाउन के कारण करीब पिछले 2 महीने से यहाँ के जो होटल हैं वो सुनसान पड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं आ रहा है, जो प्रशासन के लिए आप कह सकते हैं कि इस बार जो है थोड़ा वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि लोगों को जो आसपास जो होटलों को खाली कराना होता था या जो समीपवर्ती इलाके में लोग रहते थे उन्हें खाली कराना होता था, तो वैसी अभी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोगों को जो हाई राइज जैसे हाई लैंड पे जो है उन्हें ले जाया गया है। लेकिन हाँ, इस बार जो है लॉकडाउन के कारण सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ है। आपको मालूम है दीघा में अभी तक साइक्लोन जो है वो गोपालपुर, उड़ीसा के गोपालपुर में कवर करता था, लेकिन यहाँ पर जो है जो बीच है वो काफी अच्छा बना हुआ है, लाइटिंग की भी व्यवस्था है। हालांकि ये लाइट कब तक रहेगी किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हवा तेज होगी कहीं ना कहीं बिजली की आपूर्ति जो है वो फिर बंद करना पड़ेगा। रवीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष ये जानकारी देने के लिए। हम ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिल्ली के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीर छोड़ जाते हैं भीलवाड़ा से कि लोग किस तरह से मदद कर रहे हैं। बेटो ना अपने अपने डेरे में जाते जाओ। हाँ अपने अपने डेरे में चलते जाओ फटाफट। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। दिल्ली को तालाबंदी से राहत मिली है, लेकिन महामारी से भी नहीं मिली है। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं 500, और दिल्ली में संक्रमित मरीजों की संख्या 10,500 हो गई है। मुकेश सिंह सेंगर ने दिल्ली के कुछ इलाकों का दौरा कर देखा कि तालाबंदी में जब राहत दी गई तो उसके बाद की दिल्ली किस तरह की नज़र आ रही है। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में हूँ। ये लोग ऑटो लेकर निकल तो आए हैं, लेकिन इनकी तमाम परेशानियां हैं क्योंकि सड़कों पर सवारियां नहीं हैं। ये लोग खाली बैठे हैं, कोई सवारी नहीं मिल रही है, तो ये एक बड़ी परेशानी है। हम कुछ ऑटो वालों से बात करते हैं जो कि कनॉट प्लेस में हैं, सुबह से खड़े हैं, लेकिन शायद एक भी सवारी नहीं मिली है। अच्छा, आप बताइए कि आप ऑटो चलाते हैं, ये 1.5 महीना कैसे बीता? आज आप निकले हैं 1.5 महीने बाद, तो आपका जो कारोबार है, जो आप काम करते हैं, ये पेशा आपका है, किस तरह की परेशानी आ रही है? और सुबह से
कई बार कई सवारी मिली है सर, मगर वो 2 सवारी हैं, 3 सवारी कई बार। अब उनको ले जाएं बिठा के तो डर लगता है ऐसे चालान ना हो जाए। तो अभी सुबह से 9 बजे से हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं और कोई भी कस्टमर आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी कुछ नहीं है। सुबह से कोई सवारी आपको मिली या नहीं मिली अभी तक? अभी तक बोनी भी नहीं हुई सर। अच्छा, हाँ जी, गैस डलवाई है, गाड़ी धो धा के निकले, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। उम्मीद लेकर आए थे कि सवारी आज? हाँ, क्योंकि गाड़ी दिहाड़ी की, इसका किराया पहले निकालना होता है, फिर अपने घर के लिए। कितना किराया देते हो इसका? इसका 300 रुपए जाता है पर डे का। हाँ जी। अच्छा, 100 रुपए की गैस है। अच्छा, अगर 500-600 कमाएंगे तो घर पे 100 रुपए जाएंगे, वो भी खाने के लिए। मेरे साथ एक उबर के टैक्सी ड्राइवर हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, बताइए कि आप आज टैक्सी लेकर निकले हैं बाजार में? हाँ जी। अच्छा, किस तरह के बदलाव किए आपने, जैसे कि आप भी बचें कोरोना से और जो आपकी सवारी पीछे बैठ रही हैं वो बच पाएँ? मैंने कोरोना से बचने के लिए गाड़ी में पन्नी लगाई है, जिससे कि मैं भी सवारी के कांटेक्ट में ना आ सकूँ, ना सवारी मेरे कांटेक्ट में आ सके। और मैंने सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है, जब भी गाड़ी में सवारी बैठती है उनको सैनिटाइज़ करता हूँ, उनके हाथ धुलवाता हूँ और यही करवाता हूँ। अच्छा, तो सवारियाँ मिल रही हैं अभी आपको? हाँ, सुबह 7 बजे मैं निकला था, उसके बाद तो सवारियाँ मिल रही थी, लेकिन 12 बजे के बाद अभी तक कोई सवारी नहीं मिली है। टैक्सी में केवल 2 सवारियाँ पीछे अलाउ हैं, 3 सवारी नहीं बैठ सकती हैं, तो इन्होंने पूरा पीछे कवर्ड कर दिया है, जिससे कि सवारी के कांटेक्ट में ड्राइवर ना आ पाए और ड्राइवर के कांटेक्ट में सवारी ना पाए। कनॉट प्लेस इलाके में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम हैं, लेकिन ऑड इवन को देखते हुए बहुत कम ही शोरूम खुले हैं और यहाँ पर ग्राहकों की भीड़ बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ एक शोरूम के मैनेजर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, 1.5 महीने बाद आपने शॉप खोली है, क्या रिस्पॉन्स है अभी? अभी तो रेस्पॉन्स कुछ नहीं है, अभी कस्टमर भी डरे हुए हैं, तो अभी कस्टमर सुबह से हमने दुकान खोली है, एक भी कस्टमर अंदर नहीं आया यहाँ पर। कोई भी कस्टमर नहीं आया? कोई भी कस्टमर नहीं आया है। अच्छा, दुकानों के बाहर इस तरह से साफ़ सफाई हो रही है, क्योंकि दुकानें 1.5 महीने बाद खुली हैं, तो साफ़ सफाई भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर तमाम जो बड़े शोरूम हैं वहाँ पर ग्राहकों का टोटा है। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। हम एक गलती कर रहे हैं, और गलती क्या कर रहे हैं? दुकान खोल देने से, बसों को चला देने से भरोसा नहीं लौटेगा। भरोसा लौटता तब जब आप टेस्टिंग की, लोगों के कांटेक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था को दुरुस्त करते और 24 मार्च से लेकर 19 मई के बीच बढ़ने वाली संख्या को नियंत्रित करते, तो लगता कि हमने कोई कामयाबी पाई है। कायदे से कम 2 हफ्ते तक ये ग्राफ नीचे आना था, तब हम तालाबंदी से बाहर आते तो हर किसी को आश्वस्त होता, भरोसा होता कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से भीड़ को छोड़ देंगे तो जो तबका जागरूक हुआ है वो इतनी आसानी से निकलेगा नहीं, और निकलेगा तो वो जोखिम लेगा कि अपनी ज़िंदगी को वो दांव पर लगाता है या नहीं। ये बात ठीक है कि ज़्यादातर मरीज ठीक होकर वापस आ रहे हैं, लेकिन उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। क्या आप उससे गुजरना चाहेंगे? तो इस तरह से आप ये पूछते रहिए कि बिना तैयारी के तालाबंदी में गए, उसका जवाब आपने नहीं दिया। बिना ये भरोसा कायम किए हुए कि हम इस बीमारी को रोक पा रहे हैं, इसका प्रदर्शन किए बगैर आप तालाबंदी से बाहर आ रहे हैं। पैसा और जान किसका दांव पर लगा है? आपकी, हमारी। तो ये आप रही देश की बात। हमारे पत्रकार बिरादरियों को भी काफ़ी संक्रमण हुआ है। खबर आई है कि जी न्यूज़ के सहयोगियों को संक्रमण हुआ है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की और शीघ्र ठीक होने की कामना करता हूं, अपने चैनल के तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, कि वो जल्दी ठीक हों। आगरा के पत्रकार बंधु भी जल्दी ठीक होकर वापस आएं। मेरा यही कहना है कि इस बीमारी से सतर्कता में लड़ना, लड़ाई सिर्फ सतर्कता, बहादुरी का एक ही मतलब है कि आप कितने सतर्क हैं, और कमजोरी का एक ही मतलब है कि आप कितने लापरवाह हैं। याद रखिएगा, आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7 मेरे साथ। नमस्कार।